नमस्कार साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि उनका एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 को निर्धारित है। अब जो भी समय बचा है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज हम सीटेट जूनियर स्तर कक्षा 6 से 8 तक के भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक ... के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से। ऑप्शन बी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने से। पहले हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, यानी मोटिवेशन सभी को पता होगा। मोटिवेशन से तात्पर्य है कि व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विकास शुरू होता है। ऑप्शन ए, उत्तर बाल्यावस्था से। ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। ऑप्शन सी, शैशव अवस्था से। ऑप्शन डी, पूर्व बाल्य अवस्था से। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने, वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन बी, प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन सी, भाषिक बुद्धि। ऑप्शन डी, स्थानिक बुद्धि। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक बुद्धि। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने, वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 8 प्रकार हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदनता बुद्धि, अंतरवैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि हो गया, संगीतात्मक बुद्धि, और एक है अंतरवैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आता है तर्क करने, गणितीय समस्याओं का समाधान करने से संबंधित योग्यता। प्राकृतिक बुद्धि हो गया है। भाषिक बुद्धि के अंतर्गत आता है अच्छा वक्ता, कवि आदि। स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत विमान चालक, नाविक, मूर्तिकार, चित्रकार, वस्तुकार आदि। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन ... के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं। ऑप्शन बी, बुद्धि के वितरण। ऑप्शन सी, बुद्धि की वृद्धि। ऑप्शन डी, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। सही ऑप्शन बताइए।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि के वितरण। मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है, जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि। यह उनके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया को दर्शाता है। यह जो है बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए, गहन प्रतियोगिता होती है। ऑप्शन बी, उच्च नैतिक विकास होता है। ऑप्शन सी, समूहों में द्वंद्व होता है। ऑप्शन डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो वह यह ... कहलाता है। ऑप्शन ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन बी, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। ऑप्शन सी, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन डी है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक... ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन बी, मनोगतिक प्रक्रिया। ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक परिघटना। ऑप्शन डी, भावात्मक व्यवहार। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है और एक नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे एक संज्ञानात्मक गतिविधि माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ऑप्शन ए, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। ऑप्शन बी, मुख्य रूप से शिक्षक से। ऑप्शन सी, वैयक्तिक रूप से। ऑप्शन डी, समूहों में। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश डैश कहलाती है। ऑप्शन ए, प्रत्यक्षण। ऑप्शन बी, समायोजन। ऑप्शन सी, समावेशन। ऑप्शन डी, स्कीमा। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, समावेशन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह जो है समावेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश डैश को बढ़ावा मिलता है। किसको? ऑप्शन ए, पुनर्वलन। ऑप्शन बी, ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण। ऑप्शन सी, वैयक्तिक विभिन्नताओं। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी स्वायत्तता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। जब किसी एक विषय के ज्ञान को किसी दूसरे विषय के ज्ञान से शिक्षार्थी जोड़ता है तो
इसमें ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश डैश संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मॉडलिंग, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश डैश के रूप में अभिप्रेरित है। ऑप्शन ए वैयक्तिक, ऑप्शन बी अनुभविक, ऑप्शन सी आंतरिक, ऑप्शन डी बाह्य। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बाह्य। यदि कोई विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, तो इसका अर्थ है कि विद्यार्थी बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। इस प्रकार के अप्रेरणा को बाह्य अप्रेरणा या नकारात्मक अप्रेरणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहार का करना पक्ष डैश डैश में आता है। ऑप्शन ए सीखने के गतिक क्षेत्र, ऑप्शन बी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी सीखने के भावात्मक क्षेत्र। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सीखने के गतिक क्षेत्र। व्यवहार करना सीखने के शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शरीर गतिक क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक संचालन, शारीरिक क्रिया, शरीर पर नियंत्रण, जिनके माध्यम से ही व्यवहार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश डैश के लिए हैं। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, ऑप्शन बी है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, ऑप्शन सी है विद्यालय का नाम रोशन करने, ऑप्शन डी है अभिभावकों को संतुष्ट करने। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ऑप्शन ए सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, ऑप्शन बी मनोरंजन द्वारा अधिगम, ऑप्शन सी है भाषा निर्देशित अधिगम, ऑप्शन डी है प्रतियोगिता आधारित अधिगम। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। शिक्षिका द्वारा शिक्षार्थियों के समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि करवाना सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह ऑप्शन ए कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही, ऑप्शन सी है सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही, ऑप्शन डी है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं। जब शिक्षिका द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थी को अन्य शिक्षार्थियों के साथ शामिल कर गतिविधि कराती हैं तो वह
समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के घोषणा पत्र में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि ऑप्शन ए वे शिक्षक को आराम देते हैं, ऑप्शन बी वे के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ऑप्शन सी है वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन डी है इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अधिगम एक सिद्धांत है। यदि अधिगम करते समय शरीर के अधिकतम इंद्रियों को सक्रिय रखा जाए तो वह अधिगम अधिक प्रभावी होता है। इसलिए शिक्षिका जब अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है तो इनमें अधिगम संवर्धित व पुष्टि होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी नैतिक तर्कणा, ऑप्शन सी है नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन डी नैतिक दुविधा। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी नैतिक यथार्थवाद। कोहलबर्ग के अनुसार सही या गलत में प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश डैश में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी मनोगत्यात्मक क्षेत्र। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भावात्मक क्षेत्र। जब विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ उद्दंडता करता है एवं विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में भी सहायता करती हैं। किसमें सहायता करती हैं? ऑप्शन ए दुश्चिंता, ऑप्शन बी सामाजिकरण, ऑप्शन सी मूल्य द्वंद्व, ऑप्शन डी आक्रामकता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सामाजिकरण। विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ गतिविधियों में शामिल करना उनके सीखने को सुगम बनाता है एवं ये सामाजिकरण में भी सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन बी है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, ऑप्शन सी है जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, ऑप्शन डी है जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है
जो सामान्य शिक्षार्थियों के साथ शारीरिक रूप से दिव्यांग शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षार्थियों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं व स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी को समान व उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन ए आंखों का रंग, ऑप्शन बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ऑप्शन सी है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ऑप्शन डी है चिंतन पैटर्न। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आंखों का रंग। आनुवंशिकता में किसी व्यक्ति से उसके बच्चे में कुछ गुण जाते हैं, जैसे आंखों का रंग आनुवंशिकता के लक्षण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डाट की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर? ऑप्शन ए योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, ऑप्शन बी है भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, ऑप्शन सी है उनके ज्ञान की सीमा, ऑप्शन डी है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए वैयक्तिक भिन्नता, ऑप्शन बी अंतः संबंध, ऑप्शन सी निरंतरता, ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वैयक्तिक विभिन्नता। यदि कोई शिक्षार्थी किसी पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि दूसरी शिक्षार्थी सीखने में ज़्यादा समय लेती है तो इस प्रकार के लक्षण वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन ए पौष्टिकता की गुणवत्ता, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन डी शारीरिक गठन। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन विकास का जैविकी कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं? ऑप्शन ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, ऑप्शन बी दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, ऑप्शन सी है प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन डी है खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य नैराश्य का कारण है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता का सामना करना। श्रवण ह्रास का मतलब कम सुनाई देना। जिस बच्चे को कम सुनाई देगा तो वह किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, यानी बातचीत नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से, वह संकेतों के माध्यम से ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 27, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। डिसलेक्सिया यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सुनने से, ऑप्शन बी पढ़ने से, ऑप्शन सी बोलने से, ऑप्शन डी बोलने व सुनने से। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी
पढ़ने से। डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण पठन विकार के रूप में होता है, अर्थात डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ऑप्शन ए बार बार उनकी परीक्षा होगी, ऑप्शन बी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, ऑप्शन सी है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, ऑप्शन डी है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया से उनका चतुर्दिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक टेस्ट से बचती है। ऑप्शन ए लैंगिक समानता, ऑप्शन बी सामाजिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन डी लैंगिक संवेदनशीलता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लैंगिक पूर्वाग्रह। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए मूर्ति संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक चरण। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी संवेदी प्रेरक चरण। संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय, जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वे आवाज तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते रहते हैं तथा वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। वे ऐसे वस्तुओं के बारे में भी कल्पना करना प्रारंभ कर देते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती हैं।